हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत काला और मैं एक संविधान का शिक्षक हूँ। जस्ट मैंने लाइव क्लास कंडक्ट की है हाल ही में और 11 से 12 क्लास रही है और इस क्लास के दौरान मैंने रीट लेवल 2 SST का जो सिलेबस है भारत के संविधान से संबंधित पर हमने बात की है, चर्चा की है और बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है और इसके माध्यम से मैंने ये सोचा क्यों ना हम एक YouTube वीडियो बनाएं जो रीट लेवल 2 SST भारत के संविधान से संबंधित हो, उसके सिलेबस से संबंधित हो और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करें और सिलेबस को अच्छी तरह से विस्तार से समझें। दोस्तों देखिए, बात कर रहा हूँ मैं रीट लेवल 2 SST के सिलेबस की बात कर रहा हूँ जो भारत के संविधान से संबंधित है। भारत का संविधान रीट लेवल 2 SST में आएगा और कितने नंबर का आएगा? लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक नए ऐड होने के कारण क्वेश्चन 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आप मान के चलना 100% 10 क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित आएंगे। अब देखना हमें क्या है कि रीट लेवल 2 SST में भारत के संविधान से संबंधित जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी आसान टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप आसानी से समझते हो, सिलेबस को आसानी से समझते हो तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाते हैं। देखना क्या है हमें, ये देखिए। टॉपिक नंबर 1 की मैं बात करूँगा। नंबर 1 पे दिया है मैंने भारत के संविधान का निर्माण। दोस्तों, हमें भारत के संविधान का निर्माण ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है रीट लेवल 2 SST में। यहाँ पर आप प्रक्रिया को ज़्यादा ना पढ़ें क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनेगा, इसमें ज़्यादा समय जाया ना करें आप। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर 1895 से लेकर 1950 तक, अर्थात 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी और 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कार्यकाल जो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1895 से लेकर 1950 तक जो भी बातें विद्वानों ने कही हैं, जो भी तिथियाँ हैं, उसे हमें याद करना है। लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहेगी और यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है, 1895 से लेकर 1950 तक आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपकी अगर इच्छा हो तो प्रक्रिया पढ़ सकते हो, अगर आपके पास वक्त है, समय है और आप पढ़ सकते हो उसे तो आसानी से, अन्यथा इस प्रक्रिया को छोड़े आप। प्रक्रिया का अर्थ ये है कि 1773 का जो एक्ट है, 1919 का जो एक्ट है, 1935 का जो एक्ट है, ये सारे एक्ट एक तरह से हम प्रक्रिया में पढ़ते हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा ये मानना है कि आप लोग केवल भारत के संविधान का निर्माण में 1895 से लेकर 1950 तक का मैटर क्लियर करें, आपको आसानी से यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत के संविधान की विशेषताएं। यहाँ पर टॉपिक दे दिया भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताओं का मतलब ये होता है कि जितनी भी भारत के संविधान में बातें हो, सारी की सारी भारत के संविधान की विशेषताएं। कक्षा 12वीं की पुस्तक पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको भारत के संविधान की विशेषताएं मिल जाएगी, आपको 15 से 20, उसे भी आप वहाँ से क्लियर करने की कोशिश करें। फिर भी मौखिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की संविधान की विशेषताएं जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, एकात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था, न्यायिक पूर्णावलोकन, उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रस्तावना, उसके साथ साथ हम देखते हैं कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सभी की सभी भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं और इन विशेषताओं को आपको याद करना है। और याद करने का आसान तरीका यही है कि आप जब कक्षा 12वीं की पुस्तक देखते हो राजनीति विज्ञान की, तो वहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हुई है और वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये भी ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इसे भी आप कक्षा 12वीं की पुस्तक में पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों प्रस्तावना
जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी पुस्तक को, जो कक्षा 12वीं की हो, 6ठी की हो, 7वीं की हो, 8वीं की, किसी भी पुस्तक को आप देखना, कहीं ना कहीं भारत की प्रस्तावना एक पन्ने पर दी हुई होती है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप वहाँ से पढ़ लें। नेक्स्ट हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों होता क्या है, मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मूल अधिकार को थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भाग 3 इसके बारे में उल्लेख करता है और 12 से 35 के अनुच्छेद इसके बारे में बताता है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो ध्यान में रखना है भाग 3 में है और 12 से 35 तक अनुच्छेद इसके बारे में बताते हैं। 12 से 35 अनुच्छेद आपको पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ने हैं, यहाँ पर किसी भी अनुच्छेद को नहीं छोड़ना है, सारे के सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट चलते हम कर्तव्य की बात करते हैं। भाग 4 का 51 क में कर्तव्य का उल्लेख है। डायरेक्ट एग्जामिनर उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है कर्तव्य का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन किया गया है। इसे भी आप अगर किसी और गाइड से ना पढ़कर कोई सी पुस्तक उठा लो, चाहे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी न किसी पेज पर, कहीं न कहीं फ्रंट पेज पर कर्तव्य दिए हुए हैं, 11 कर्तव्य दिए हुए हैं। उन 11 कर्तव्यों को पढ़ो और वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है गाइडों के चक्कर में, या गाइड जो पढ़ते हो आप, तो गाइड भी सही है, लेकिन गाइड को भी आप इतना ही पढ़ो जो काम के टॉपिक है। गाइड तो काफ़ी बड़ी आती है, अब 2 महीने में, 1 महीने में आप पूरी गाइड तो नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट माध्यम बता रहा हूँ कि आप कर्तव्य को कक्षा 12वीं की 6ठी की पुस्तक में कहीं ना कहीं आगे फ्रंट में कहीं दिया होता है, उसको वहाँ से पढ़ लें। एक बार कम से कम बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 पर बात करते हैं, केंद्र सरकार। टॉपिक नंबर 6 पर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का वर्णन भाग 5 में है और 52 से लेकर 51 तक हम इसका वर्णन करते हैं। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार का वर्णन भारत के संविधान के कौन से भाग में है, अनुच्छेद पूछा जाए तो 52 से 51 तक। आगे हम देखते हैं संसद की बात करेंगे। संसद का डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जा सकता है 79, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि 79 में संसद का उल्लेख है। उसी के साथ राष्ट्रपति 52 में है। प्रधानमंत्री से संबंधित 3 अनुच्छेद है, मैं यहाँ पर 74 लिख रहा हूँ एज ए उदाहरण के रूप में। 74, 75, 76 जो 6 है, 78 है, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, तो ध्यान में रखना है आपको। तो विशेष रूप से आपको 74, 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल पढ़ने हैं। यहाँ से लगभग काम चल जाएगा आपका प्रधानमंत्री, और बाकी आप डेप्थ में आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो, लेकिन मोटे मोटे रूप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है 124 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुच्छेद 124 में क्या उल्लेख है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। उसी के साथ हम देखते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार भाग 6 में है, 152 से लेकर 237 तक। विधानमंडल की बात करेंगे 168 में है। उसी के साथ राज्यपाल की बात करेंगे 153 में है। सीएम का वर्णन 164 में है। 64 का मतलब नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट का है 214 में। और पंचायत राज की बात करें तो भाग 9 में इसका वर्णन है। इसका भी ध्यान रखना है, भाग 9 में इसका वर्णन है। अब होता क्या है, पंचायत राज हमें पढ़ना है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सिलेबस में दिया हुआ है, आपको पता है, तो ज़्यादा इसमें भेजामारी नहीं है, बहुत आसान है टॉपिक। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को पढ़ने के लिए आप जब मूल अधिकार को पढ़ लोगे तो मूल अधिकार में से अनुच्छेद 14 से 18 तक आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर सामाजिक न्याय से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाल अधिकार की बात करता हूँ तो बाल अधिकार आयोग कौन सा है, बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, बाल अधिकार कौन कौन से होते हैं, बाल संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो ये भी आपके 6ठी 7वीं पुस्तक के अंदर 1 या 2 पेज का दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ लें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता। लोकतंत्र का अर्थ जानना है, निर्वाचन का अर्थ जानना है, मतदाता
मतदान क्या होता है, किस तरह से मतदान किया जाता है, उसके लिए लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, कौन से भाग में इसका वर्णन है, मोटे मोटे टॉपिक आपको देखने हैं। ये भी आपको 6ठी या 7वीं क्लास की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लेना। उसके साथ साथ हम बात करते हैं जिला प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था। जिला प्रशासन में डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पढ़ेंगे, जिला कलेक्टर को पढ़ेंगे, न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस देखने में तो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन इस सिलेबस की मूल बात क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल इसके बारे में उल्लेख करते हैं, कौन सा भाग इसके बारे में बताता है, और इस सिलेबस को कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड यही करूँगा कि आप किसी गाइड को, अगर आपकी क्षमता है, पढ़ सकते हो, आपके पास समय है तो पढ़ो, अन्यथा कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वहीं से आप क्लियर करें और 100% क्वेश्चन वहीं से बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको इस सिलेबस के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पढ़ें, उस पुस्तकों में जो जो सिलेबस आपका दिया हुआ है टिक लगाएं, उसको मार्क करें और उसके अनुसार तैयारी करें। 100% क्वेश्चन वहीं से आने की पूरी संभावना रहती है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना और देना चाहता हूँ, हिम्मत काला 83 के नाम से ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हिम्मत काला 83 के नाम से जो ऐप है वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ और भारत के संविधान से संबंधित केवल लाइव क्लासेस चलती है। और उसी के साथ साथ हिम्मत काला 83 के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, वहाँ पर भी आप जाएँ, वहाँ पर भी आपको भारत के संविधान से संबंधित छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और उसे भी देखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।